टेक्नोलॉजी ने इस कार्य को बहुत आसान किया है। याद करिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के उपरांत हर गरीब का अकाउंट, जनधन अकाउंट के माध्यम से खोलना प्रारंभ किया था, बहुत सारे लोग उस समय इसकी खिल्ली उड़ाते थे कि खाली अकाउंट खोल करके गरीबों का अपमान किया जा रहा है। इस प्रकार की टिप्पणी करके वह सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि इसकी अगली कड़ी क्या है। और उसके उपरांत जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी प्रकार के लेन देन एक गरीब का हो, एक सामान्य नागरिक का हो, एक कर्मचारी का हो या एक व्यापारी का, डीबीटी के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, तो आज परिणाम हम सबके सामने है। डिजिटल पेमेंट ने एक नई क्रांति ला करके प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में और उसको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया के प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हो या फिर अपने युवा शक्ति को दुनिया के अंदर, संजोग से भारत सबसे युवा देश है, यानी दुनिया के अंदर किसी एक देश में सबसे अधिक युवा निवास करते हैं, तो सौभाग्य से भारत है। और भारत में कोई प्रदेश है जिसके पास सबसे बड़ी युवा ताकत है, वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी आबादी है और डिजिटल इंडिया का लाभ यह आबादी सर्वाधिक ले सकती है। डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी अभियान के साथ पीएम स्टार्टअप की नीति हो या पीएम मुद्रा की योजना, प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। अभी 21 से 25 के बीच ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। दुनिया के 500 बायर्स उसमें उपस्थित हुए थे और आश्चर्य करेंगे कि 3 दिनों में, यानी इन 5 दिनों में, पहले दिन तो राष्ट्रपति जी उद्घाटन में आई थी, तो पहले दिन तो 21 को तो केवल उद्घाटन की औपचारिकता हो पाई थी, लेकिन 22 से लेकर 25 के बीच लगभग 4 लाख लोग वहां पर आए और उन लोगों ने वहां पे इनोवेशन को भी देखा, उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को भी देखा। उत्तर प्रदेश के तमाम संस्थानों ने और खासतौर पर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने अपने अपने स्टार्टअप वहां पर स्थापित किए थे। लोगों को आश्चर्य था, क्या यह सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है? उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास जिन्हें नहीं, वे लोग उत्तर प्रदेश के नाम पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन आज कोई व्यक्ति प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स अकेले उत्तर प्रदेश से इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में उपस्थित हुए थे और उस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल को वहां पर प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे थे। तमाम हमारे तकनीकी विश्वविद्यालयों के इनोवेशन भी वहां पे स्थापित किए गए थे, जिसको दुनिया देख रही थी कि अच्छा ये ताकत है उत्तर प्रदेश में। और आज इसीलिए जब मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है,
ढेर सारी संभावनाएं आपके लिए हैं, पूरी दुनिया खुली हुई है। इसमें हम अपने आप को जितना समाज की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप किसी इनोवेशन के साथ जोड़ करके अपने रिसर्च को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसके परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि आपको पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि आप अपने विश्वविद्यालयों को, आज हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, जो हमारे इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर होने चाहिए, वे सरकार निरपेक्ष और समाज से निरपेक्ष हो चुके हैं। हमें निरपेक्ष भाव से नहीं, निरपेक्षता केवल भ्रष्टाचार के प्रति होनी चाहिए, अव्यवस्था के प्रति होनी चाहिए, किसी भी अराजकता के खिलाफ होनी चाहिए। हमें सरकार की योजनाओं के सापेक्ष, समाज सापेक्ष एक सकारात्मक रुख के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा और उसके परिणाम आने में फिर कोई देर नहीं लगेगी। आज मुझे प्रसन्नता है, राज्य सरकार ने जैसे तय किया, जब 2017 में मुझे उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी गई, तब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 साइबर थाने थे, एक लखनऊ में और एक गौतम बुद्ध नगर में। आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में एक साइबर थाने की स्थापना करवा दी है। हर जनपद में, हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी कर दी है। अब विश्वविद्यालयों को और तकनीकी संस्थानों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर साइबर थाना बनने हैं तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए आप उनके साथ एमओयू कर सकते हैं। जैसे गोरखपुर जोन के साथ आज मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ने यहां के एडीजी पुलिस के साथ में आज ये एमओयू करते हुए गोरखपुर जोन को तकनीकी सपोर्ट के लिए विश्वविद्यालय जैसे आगे आया है, मुझे लगता है कि इससे अच्छा आपके सामने दूसरा अवसर हो ही नहीं सकता कि जहां कार्य होना है वे भी इसी समाज में मौजूद हैं, जिनके लिए कार्य होना है वे भी यहीं मौजूद हैं, और जिन्हें कार्य करना है वे भी यहां मौजूद है। केवल इन कड़ियों को जोड़ने की आवश्यकता है और उन कड़ियों को जोड़ने का एक माध्यम प्रशासन बन सकता है, शासन बन सकता है, और उन्हीं कड़ियों को जोड़ने का ये माध्यम विश्वविद्यालयों को भी प्रोएक्टिव होकर के बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम देखें या अपने को ये माने रे साहब इससे हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था और प्रोजेक्ट पूरा करके फिर अपने को साइड कर लिए। इससे परिणाम नहीं आने वाले हैं। हमें परिणाम देने के लिए प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। समाज की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुरूप इनोवेशन को आगे बढ़ाना। अगर आपने कोई अच्छा रिसर्च किया है, उसका स्टडी पेपर देने के साथ ही उसे पेटेंट करने की दिशा में आगे बढ़ा देना और फिर सरकार के साथ मिलकर के उस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना। मुझे लगता है आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और आज तो हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। तकनीकी संस्थानों को अब उन घिसे पिटे कार्यक्रमों के साथ जो आज काफी पीछे छूट चुके हैं, उससे आगे बढ़ना होगा। इसमें हर एक क्षेत्र में नई संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालयों को देखना होगा कि न्यू एज कोर्सेज को हम कैसे प्रभावी ढंग से अपने यहां लागू कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में आज तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उस डाटा सेंटर के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर वह उत्तर प्रदेश में बन चुका है। उसके साथ विश्वविद्यालय कैसे एमओयू करके अपने कार्यक्रमों को और अपने बच्चों को अपने यहां के
बच्चों को उनके साथ जोड़ सकता है, यह हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। ड्रोन आज की आवश्यकता है, यह जीवन को और आसान कर सकता है। मैं जब मंच पे था तो मुझे माननीय सांसद जी ने यही पूछा, कहा कि इस संस्थान में क्या होता है। मैंने कहा यह एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, यहां के जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, वे यहां से जब जाते हैं तो जो भी ऐसा कार्य है जो इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो ये सभी कार्य इन्हीं के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये उस फील्ड की एक शुरुआत यहां से शुरू करते हैं और फिर ये लोग अलग अलग संस्थानों में जाकर के उन संस्थानों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा आप फिल्मों में काम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा वहां कैमरा इस्तेमाल होता है? कहा हाँ। मैंने कहा ये कैमरा भी यही लोग बनाते हैं, ये कैमरा कोई और नहीं बना लेता। ऊपर से कोई शॉट लेना हो तो ड्रोन में उसका आज उपयोग कर रहे हैं, ये ड्रोन भी यही लोग बनाते हैं। जो बाहर ड्रोन देखा है ये कहीं और नहीं बनता है। इन्हीं संस्थानों में समाज की आवश्यकता के अनुरूप अभी तक फिल्मों में उपयोग कर रहे थे या कहीं शादी ब्याह में उपयोग कर रहे थे, अब इसका उपयोग कृषि में भी होने लग गया है। आपने देखा होगा 10 लीटर क्षमता का कोई पेस्टिसाइड या कोई भी फर्टिलाइजर लेकर के, लिक्विड फर्टिलाइजर लेकर के वह ड्रोन जा सकता है और 1 एकड़ खेती को 10 मिनट के अंदर खाद का या दवा की छिड़काव करके उस किसान को दवा के दुष्परिणामों से मुक्त एक व्यवस्था दे सकता है और बेहतरीन तरीके से एक जैसे छिड़काव के साथ पूरी खेती को जोड़ सकता है। व्यक्ति पहले मैनुअली जब करता है तो या तो हाथ से खाद छिड़कता है या फिर वह कंधे में रख करके पेस्टिसाइड को छिड़कने के लिए मजबूर होता था। आप अनुभव कर सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड जिससे जहरीले कीड़े मर रहे हों, उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती होगी जो अपने कंधे में उसको सटा करके और फिर उससे छिड़काव करता होगा। टेक्नोलॉजी उसके लिए है और टेक्नोलॉजी ने, ड्रोन टेक्नोलॉजी ने उसकी स्थिति को और आसान किया है। ऐसे ही डाटा एनालिसिस के लिए पूरी दुनिया में आज जितनी भी भागम भाग हो रही है, जितना कुछ हो रहा है, उसके पीछे डाटा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके एनालिसिस की भी व्यवस्था, हमें केवल शोध ही नहीं देना है, उसके परिणाम और दुष्परिणामों से बचाव के रास्ते भी तलाशने हैं। अगर ड्रोन दे रहे हैं तो ड्रोन का उपयोग तो हो, लेकिन ड्रोन का दुरुपयोग भी रोका जा सके, इसकी तकनीक भी आपको विकसित करनी होगी, उस दिशा में भी प्रयास करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन को आसान कर सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों को के माध्यम से जीवन को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में हम कैसी बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में इसका क्या उपयोग हो सकता है, इस दिशा में भी एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस दिशा से आज की आवश्यकता के अनुरूप मैं एक जगह गया, एक समीक्षा बैठक ले रहा था। वहां पे नेचुरल गैस पाइप से बिछाई जा रही थी। अचानक कार्य रुक गया। तो मैंने पूछा वे कार्य क्यों रुका है? उन्होंने कहा साहब रोका इसलिए क्योंकि अगर हम लगा भी देते तो हमारे पास मैन पावर नहीं था। मैंने कहा मैन पावर कैसा चाहिए? कहा कि हमें अच्छे ट्रेंड प्लम्बर चाहिए। इंजीनियर है लेकिन प्लम्बर नहीं है। आप सोचिए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल की योजना को क्रियान्वयन कर रहे हैं। हर घर तक शुद्ध पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच रही है। अब पाइप पेयजल की स्कीम हर घर तक पहुंच रही है तो पाइप पेयजल की इस स्कीम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अगर पानी पीना है तो पानी की बचत की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। और
अक्सर होता क्या है, पानी खुला हुआ है तो खुला ही हुआ है, कोई बंद करने वाला नहीं होता है। कहीं पाइप लीक हो रहा है तो पानी वहां से निरंतर गिर रहा है, कोई उसको बंद करने वाला नहीं है। अगर हर गांव में ट्रेंड प्लम्बर हो जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ या जल की एक एक बूंद पानी के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, तो यह योजना लंबे समय तक लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम बन सकती है, बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में यह योजना सफल हो सकती है और उस कार्यक्रम के साथ हर नागरिक को जुड़ना चाहिए। लेकिन तकनीकी सपोर्ट के लिए हमारी तकनीकी संस्थानों को इसमें आगे आना चाहिए। आवास की सुविधा आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को आवास चाहिए, लेकिन आवास की तकनीक भी हम कैसे आसान कर सकते हैं, जल्दी घर बन सकें, सस्ते में घर बन सकें, हाई राइज बिल्डिंग बन सके, इसके लिए भी नई तकनीक विकसित करने के लिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा सकते हैं। और जहां कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं वहां जाकर के उसे देखना, फिर उसमें सुधार की क्या गुंजाइश हो सकती है, अपनी लेबोरेटरी में आकर के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना। गोरखपुर हो या फिर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, आपने देखा होगा हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को लाने में सफल हुआ, लेकिन ये 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों को जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है उनमें सबसे पहली आवश्यकता तो ये कि इतना ट्रेन्ड मैन पावर, जो भी वहां के लिए योग्य मानव संपदा की आवश्यकता है, क्या उसको देने के लिए हमारी तकनीकी संस्थान आगे बढ़ पाएंगे। मैं गीडा में अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में गया था और मैं वहां देख रहा था, लोगों की आवश्यकता है, ट्रेन्ड मैन पावर आवश्यकता है, लेकिन ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिल पाता है। अगर हम लोकल स्तर पर अपना तकनीकी सहयोग गीडा प्रशासन के साथ मिलकर के वहां पर किसी ऐसे संस्थान को जहां पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के कार्यक्रम भी इसके साथ चलें और फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी आपूर्ति करने में हम भी अपना तकनीकी सपोर्ट करेंगे, तो आपको भी विश्वविद्यालय की अतिरिक्त आमदनी भी होगी, लेकिन साथ साथ योग्य और ट्रेन्ड मैन पावर पहले दिन से आपको वहां पर उस इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इस दृष्टि से हर इंडस्ट्री के लिए एक व्यवस्था और भी की है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे अपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स को आगे बढ़ा सकें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जहां इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद की है, वहीं पीएम इंटर्नशिप की स्कीम और सीएम इंटर्नशिप स्कीम इसमें बड़ी मददगार हो सकती है। हर उस जो 3 महीने 6 महीने के किसी सर्टिफिकेट कोर्स के साथ जो युवा जुड़ना चाहता है, 1 साल के किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स के साथ कोई जुड़ना चाहता है, इसके लिए इंडस्ट्री के साथ या वहां के प्रशासन के साथ हमारे एमओयू अत्यंत मददगार हो सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस दिशा में इन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य कर रहा है। यहां से निकले हुए स्नातक और परास्नातक देश और दुनिया के अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थानों में जाकर के कार्य कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्लेटफॉर्म देश के सभी
युवा टेक्नोक्रेट को उपलब्ध करवाया है, उसके लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी युवा साथी भी अपने आप को तैयार करेंगे, उस योग्य अपने आप को तैयार करेंगे कि वे अपने देश के लिए प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय पूरी तत्परता के साथ, एक प्रभावी भूमिका के साथ, जिस महापुरुष के नाम पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उस महापुरुष की भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ने में यह विश्वविद्यालय आपको मदद कर पाएगा। आज के इस अवसर पर आपका नया प्रशासनिक भवन बना है। आपका प्रशासनिक भवन आपने देखा होगा, एक हाईटेक भवन है। उसमें आज के अनुरूप जो नया पन दिया जा सकता था, ऊर्जा बचत से लेकर के, भवन के निर्माण से लेकर के, भवन की तकनीक को लेकर के, वह सब कुछ करने का एक प्रयास किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अपनी इस युवा ऊर्जा के साथ मिलकर के प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज यहां पर प्रोफेसर जेपी पांडे जी के यहां पर अपने कुलपति के कार्यकाल का अंतिम दिन भी है। मुझे लगता है कि इसके बाद वह AKTU के कुलपति के रूप में उन्होंने दायित्व अपना विधिवत ले लिया है, लेकिन अब वहां जाकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर मैं मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रोफेसर JP पांडे जी के नेतृत्व में आप सबने विश्वविद्यालय को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए देखा है। यह विकास और इस सकारात्मकता का समन्वय आप लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इसी बीच में वो मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने प्रशासन भवन का उद्घाटन किया और इसके साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया, छात्रों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने कई बातें कही, खासकर कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो कितना ज़रूरी है जनजीवन के लिए और उसे किस तरीके से लगातार हम यहाँ पर विकास का जो रास्ता है उसकी तरफ प्रगति करते हैं। तो बदलते यूपी को देखकर लोग हैरान हैं। सरकार की योजना धरती पर उतर रही है। योजनाओं को लेकर उन्होंने तमाम जानकारी दी। 2017 से पहले जो यूपी की रैंकिंग खराब थी उसको